देश के चीफ जस्टिस ने देश में गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। ये एक बयान था भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का। देश में संसद से ऊपर कुछ भी नहीं। ये बयान देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का है। धनखड़ ने बीते सोमवार को ही इस्तीफा दिया है। ये दोनों बयान सत्ता की खातिर संविधान की सुरक्षा के सर्वोच्च संस्थान सुप्रीम कोर्ट से सीधा टकराने वाले हैं। तो क्या फर्क रह जाता है निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ में, सिवाय इसके कि दुबे के नाम के आगे बीजेपी सांसद दर्ज है और धनखड़ के आगे सोमवार तक उपराष्ट्रपति दर्ज था। तो अब क्या फर्क पड़ता है कि धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति कौन बनता है? अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती भी इस कड़ी में शामिल हो जाएं, तो चौंकने की जरूरत नहीं है। धनखड़ भी कई पार्टियों की सैर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए थे। संघ से तो उनका दूर दूर तक नाता नहीं था, फिर भी संवैधानिक जिम्मेदारी और नैतिकता की गठरी बनाकर उन्होंने उस गठरी को अपनी सभापति की कुर्सी के पीछे रख दिया था और देश ने उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे धनखड़ को भी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए ही देखा था। धनखड़ के बाद जो आएगा वो राष्ट्रपति पद की लालसा नहीं रखेगा, इस उम्मीद में सत्ता की राजनीति के पीछे नहीं खड़ा होगा। इन बातों की क्या गारंटी है? तो देश उपराष्ट्रपति का इंतजार किस उम्मीद के लिए करे? नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है और आज का सच यही है कि सारा खेल सिर्फ सत्ता के लिए है, सत्ता के इर्द गिर्द है। संविधान के बनाए हर चेक एंड बैलेंस पिछले 11 साल में डिसबैलेंस हो चुके हैं। आज संविधान के मुताबिक सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति को भी पहचान सत्ता देती है। यह कहकर कि हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, हमने किसी दलित को राष्ट्रपति बना दिया। ये शब्द उस राजनीति का हिस्सा है जिनके दम पर सत्ता बनती है, मजबूत होती है। इस विडंबना को आप आमिर खान के फिल्म पीके के उस सीन की तरह समझिए जहां भगवान की मूर्तियों को बेचने वाला दुकानदार यह कहता है कि भगवान को उसने बनाया, तो फिल्म का हीरो चौंकता है और पूछता है कि भगवान को तुमने बनाया या तुम सबको भगवान ने बनाया? ये कोई गुत्थी नहीं है। सत्ता के स्वरूप को संविधान ने गढ़ा है, जहां सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री और उनकी सत्ता का पूरा क्रम आता है। लेकिन हमने देश को इस जाति का राष्ट्रपति दिया, उस जाति का राष्ट्रपति दिया, इस तरह के बयान से भी आगे अब उपराष्ट्रपति भी सत्ता की मर्जी तक ही पद पर रह सकता है, ये सब ने देख लिया। तो अब इस पद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद आते हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आते हैं, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। क्या देश को इसका कुछ फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ सत्ता को ही पड़ता है, देश को नहीं। ये संविधान के लिए सबसे बेबस स्थिति है और लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक। राजनाथ सिंह और शिवराज में से कोई बना दिया गया तो सत्ता के शीर्ष पद की चुनौती कुछ कम हो सकती है। आरएसएस के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बनने वाली योजनाएं रोकी जा सकती हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। बिहार से आने वाले रविशंकर प्रसाद बना दिए गए तो बिहार चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। कहीं नीतीश कुमार ही उपराष्ट्रपति पद के लिए राजी हो गए तो मोदी जी और अमित शाह की मनमांगी मुराद
चुनाव से पहले ही पूरी हो सकती है। वैसे इनमें से कोई भी नेता मोदी सत्ता के लिए दूर दूर तक कोई चुनौती है भी नहीं, जिसे लेकर के मोदी जी या अमित शाह को रत्ती भर भी परेशान होना पड़े। कैबिनेट में रखकर भी बड़े बड़े दिग्गजों की राजनीति कैसे खत्म की जाती है, यह आप राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान को देख करके समझ सकते हैं। आडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा, उमा भारती जैसे दिग्गजों का हर्ष भी आप सब देख चुके हैं, आप सबके सामने है। सत्ता से जुड़ा हर ओर छोर पहले से अंतिम पायदान तक इन दोनों लोगों की उंगलियों से ही बंधा हुआ है। कुछ और छुपे रुस्तम भी मोदी जी और शाह की झोली में हो सकते हैं, जिनके जरिए बंगाल या उत्तर प्रदेश का चुनाव सेट किया जा सकता है। मनोज सिन्हा ऐसा ही एक नाम हो सकता है, जिनका लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर कार्यकाल भी पूरा हो रहा है और हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेकर के उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी कुर्बानी भी दी है। आप बहन मायावती को भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा करके मोदी जी और अमित शाह पूरे देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचा सकते हैं। फिर क्या बिहार, क्या यूपी और क्या बाकी के प्रदेश? जिस जाति जनगणना का ऐलान करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, जिसका ज्यादा क्रेडिट आज भी राहुल गांधी के खाते में जाता है। लोग मानते हैं कि राहुल गांधी के मुद्दे के आगे प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर करना पड़ा। वोट की उस राजनीति को मायावती के जरिए 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं मोदी जी और अमित शाह, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसके जरिए दक्षिण की राजनीति में पांव जमाया जा सकता हो। लेकिन किसी भी चेहरे की चर्चा या तलाश वोट की राजनीति को ध्यान में रखकर ही हो रही है। ऐसे में आप मौजूदा सत्ता की उस ताकत का ख्याल भी कर लीजिए, जिसे लेकर अलग अलग राज्यों में मोदी सत्ता विपक्ष के निशाने पर है। वो ताकत है वोट और चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर कब्जे की ताकत, जिसे लेकर के सबसे गंभीर और सबसे ताजा आरोप विपक्ष बिहार को लेकर लगा रहा है। बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्ष मोदी सत्ता का ही खेल मानता है। एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जहां सिर्फ सत्ता के मुताबिक ही वोटर हों। ऐसे ही आरोप महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में भी मोदी सत्ता पर लगाए गए। जब हालात यहां तक पहुंच गए हैं तो क्या मोदी सत्ता को उपराष्ट्रपति पद के जरिए किसी राजनीति को साधने की मजबूरी बाकी रह जाती है? कोई भी चेहरा है, किसी भी वजह से आए, उसका काम तो सत्ता ही तय करेगी ना। काम तो उसे भी जगदीप धनखड़ बनकर ही करना होगा। सत्ता जो लक्ष्मण रेखा खींच देगी, उसके बाहर जाते ही नए उपराष्ट्रपति को भी जगदीप धनखड़ की तरह बाहर कर दिया जाएगा। या आप इससे कुछ अलग परिस्थिति देख रहे हैं? अगर आप कुछ अलग सोच रहे हैं तो ध्यान कर लीजिए कि देश में एक राष्ट्रपति का पद भी है, जिसके कर्तव्य अगर संविधान के मुताबिक तय हैं तो कुछ अधिकार भी उन्हें मिले हुए हैं और उनके अधिकारों की समीक्षा का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को मिला है संविधान के मुताबिक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जैसे ही मोदी सत्ता के तौर तरीकों पर नकेल कसी गई, राष्ट्रपति की ओर से 14 पॉइंट का एक रेफरेंस नोट चीफ जस्टिस भूषण गवई के सामने पहुंच गया। चीफ जस्टिस की संविधान पीठ उस पर अपना फैसला देगी, लेकिन आप असली तस्वीर को समझ सकते हैं। तो फिर एक ऐसे सिस्टम में क्या मोदी सत्ता को उपराष्ट्रपति बनाने की जल्दी होगी?
भाई राज्यसभा की कार्यवाही तो कोई भी सांसद पूरी कर ही लेगा, सभापति के रहते हुए भी ऐसा होता ही है। कार्यवाही किस तरह होनी है ये तो चेयर पर बैठने वाले व्यक्ति को पता ही होगा। उसने जगदीप धनखड़ को देखा ही है और उनकी विदाई भी देखी है। इन्हीं हालात में देश को भी नए उपराष्ट्रपति के लिए कितनी बेसब्री हो सकती है, आप समझ गए होंगे। ये सवाल आप खुद से ही कर सकते हैं कि आप उपराष्ट्रपति पद पर किसे और क्यों देखना चाहते हैं। व्यवस्था में कैसा बदलाव आप चाहते हैं? क्या ये बदलाव नए उपराष्ट्रपति के साथ आ जाएगा? लोकतंत्र में बदलाव सिर्फ लोकतंत्र ही ला सकता है। उसे तलाशने की कोशिश कीजिए, ना मिले तो उसे लाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।